सबसे बड़ी खबर यही राहुल कि झारखंड सरकार ने छात्रों की सभी मांगे, ज्यादातर मांगे जो है वो मान ली हैं। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। टीडीपीएल के जरिए हुई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जा चुकी है। 2014 के बाद की सभी परीक्षाओं की जांच की जाएगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये जांच होने वाली है। देवेंद्र महतो ने अनशन को तोड़ दिया। जैसे ही सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया, सरकार के ऐलान के बाद देवेंद्र महतो ने अपने अनशन को तोड़ा और इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया है। और सीधे जयपाल सिंह स्टेडियम का ही रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा और गौरव झा जुड़ चुके हैं। गौरव, चूंकि जश्न से लेकर अब छात्रों के उस आंदोलन को, अनशन खत्म हो गया लेकिन आंदोलन जारी है। छात्र इस बात पर अडिग हैं कि उनकी हर एक मांग जायज है और इसे पूरा करने के बाद ही यह आंदोलन खत्म होगा। बिल्कुल, देखिए, छात्रों का ये ऐलान था कि जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन चलता होगा। और यही वजह है कि कल देर रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये ऐलान किया कि सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। और उसके बाद विद्यार्थियों में एक खुशी की लहर जरूर थी, लेकिन उसके बाद विद्यार्थियों ने ये तय किया कि जब तक हमारी और जो बची हुई मांगे हैं जिनमें सीबीआई जांच है। लेकिन सवाल हमारा छात्रों से भी होगा कि आप लोगों ने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो गई, अब क्यों आंदोलन जारी? हम लोगों का मांग सिर्फ परीक्षा रद्द का नहीं था। हम लोगों का मांग आपको जा करके कि जो परीक्षा रद्द कीजिए और जो दोषी व्यक्ति है उसको आप कानून के तहत कड़ी सजा दीजिए, ये हम लोग को शुरू से मांग था। आप फिर वही सीआईडी, हमारे जो झारखंड के सबसे बड़ा जांच एजेंसी है, वही आज खुद जो है सो संदेह के घेरे में है। और कहीं ना कहीं उनके मिलीभगत से 2024 में जो सीजीएल रद्द हुआ था वो पुनः जो है सो वो बहाली किया गया। उसमें जो पास हुए थे अभ्यर्थी उनको, और फिर कल रद्द होने से उनकी नौकरी चली गई। तो आप फिर वो सीआईडी से आप कैसे जांच करवाना चाहते हैं? मतलब सीआईडी पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? देखिए, कानून पर भरोसा है, सीआईडी पर भरोसा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सीआईडी जो है सरकार के अधीन है, झारखंड सरकार के अधीन है और झारखंड सरकार के तहत ही सारा चीज़ हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर दूध का रखवाली बिल्ली को करने के लिए दे दिया जाए तो रखवाली करेगा बिल्ली? वो तो पी न जाएगा। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि हम लोग का मांग था कि सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, लेकिन सरकार के द्वारा या फिर झारखंड सरकार के किसी मंत्री के द्वारा अभी तक सीबीआई जांच की मांग था, उसको अभी पूरा नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग को संदेह है इसमें कि आखिर मान लीजिए कि ये एक तरह से हम लोग को ठगने का प्रयास किया गया है, एक तरह से हम लोगों को लॉलीपॉप दे करके और शांत। देखिए, ये वो छात्र हैं जिनका कहना है कि मांगे मानी जा रही हैं लेकिन कुछ और त्रुटियां रही हैं। आप लगातार छात्रों के समर्थन में भी रहे हैं, क्या लगता है कल जो सरकार ने निर्णय लिया वो कितना सही है? सबसे पहले हम अपने जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देंगे जो छात्रों की आवाज़ सुने। लेकिन साथ में मैं यहाँ का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अपना निजी बयान ही दर्ज करवा सकता हूँ। मेरी बातों को कोई यहाँ के प्रवक्ता के तौर पे ना माने। पहले मेरा रिक्वेस्ट, मेरा ये मानना है कि अगर सीआईडी जांच हो रही है, इस पे संदेह का घेरा आता है। संदेह का घेरा इसलिए आता है कि इससे पहले भी जांच हुई है जो उसमें प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई थी। तो कार्रवाई हो, दिखाई दे। और सीबीआई जांच क्यों नहीं, क्या दिक्कत है सीबीआई जांच में? आप राजनीतिक दांव पेच में मत उलझाइए इसको, बच्चों का बात मानिए। क्योंकि जिन बच्चों की नौकरी जा रही है, जेन्युइन बच्चे, जो जेन्युइन बच्चे की नौकरी जा रही है वो भी हमारे ही भाई हैं, बंधु हैं, मैं उनके साथ भी हूँ। तो मेरा कहना है कि फेयर जांच हो और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल, जांच का दायरा बढ़ाने की बात कही है। थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा बताइए कि कल का उत्सव उमंग कैसा रहा, पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये कहना चाहेंगे, ये हम लोगों की अधूरी जीत है। रीजन क्या है कि टीडीपीएल कंपनी का जो बोला जा रहा है कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा, कंपनी फिर रिफॉर्म कर दिया जा सकता है, फिर नया रजिस्ट्रेशन करके फिर क्या बोलते टेंडर ले लिया जा सकता है। लेकिन मान के चलिए बार बार यही बोला जाए कि नहीं, दूध को बिल्ली क्या बोलते हैं चाट गई है और दूध को फेंक दीजिए, तो बार बार ये चीज नहीं ना चलेगा। हम तो यही कहते हैं कि टीडीपीएल का जितना एग्जाम हुआ है उसको रद्द मत करिए। वो तो सरकार ने कहा कि नहीं करिए, आप डायरेक्ट सीबीआई। लेकिन ये मांग तो आप लोग कर रहे थे। देखिए, एक चीज हम कहना चाहते हैं, सीबीआई को क्यों नहीं देना चाह रही सरकार? क्योंकि जितने भी मंत्री लोग हैं सारे फंसे हुए हैं।
अभय तिवारी जहाँ से बिलोंग करता है वहीं से हफीजुल हसन बिलोंग करते हैं। मरगो मुंडा भी उनका क्या बोलते हैं गिरज क्षेत्र आता है आपका विधानसभा, लेकिन अब हफीजुल हसन का नाम क्यों नहीं आ रहा है? इतना बड़ा अगर आदमी उस विधानसभा से बिलोंग कर रहा है, उनका घर से बिलोंग, उनके घर के जैसे बिलोंग करता है, अब मंत्री जी का संलग्न नहीं होगा। कल मंत्री लोग आए थे आप लोगों का अनशन तुड़वाने के लिए यहाँ? देखिए यहाँ पे सिर्फ अब क्रेडिट वाला काम चल रहा है। कांग्रेस बोल रही है कि नहीं राहुल गांधी के चलते ये हुआ, जेएमएम बोलेगी कि नहीं ये हेमंत सोरेन के चलते ये हुआ। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। संजय सिन्हा भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, आप छात्रों की बातों को समझ रहे थे, हालांकि आंदोलन जारी रखने की बात तो कह रहे हैं, कई मांगे ऐसी है जो पूरी भी होनी है, हालांकि अधिकांश और मांगे पूरी हो चुकी है। अब छात्र चुके उठ चुके होंगे और वो क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको राजधानी रांची के मौसम का हाल बता दें कि राजधानी रांची में बीती रात से ही जोरदार बारिश हो रही है। वैसे में आंदोलन का जो हाल है, आंदोलन एक सुकून भरी नींद ले रहा है, लेकिन जो लोग कुछ नींद से जागे हैं उनको सुनना भी बेहद जरूरी है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर सविता जी हैं, 14 दिनों से अनशन पर हैं। आज अनशन का 15वां दिन है और बता रहे हैं कि रात में तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच जो है कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी आपको यहाँ पहुंचे थे, जो कि इसमें आपको दीपिका पांडे सिंह जो हैं, चूंकि आपको डेलीगेट्स में भी शामिल हैं, यहाँ पहुंची थी। हमसे ये जानेंगे क्या हुआ। रात में मंत्री जी पहुंची थी वहाँ, चूंकि देवेंद्र महतो का वहाँ पर उन्होंने अनशन तोड़वाया, फिर यहाँ पर आई, क्या हुआ उसके बाद? यहाँ पे आई थी हम लोग को समझाने के लिए, हम आप लोग की मांगों को पूरा कर लिए हैं, थोड़ा हमारे सरकार पे भी थोड़ा रहम कीजिए, एक बार गलती हो चुका दोबारा नहीं होगा, ये सब बोल रही थी। पर हम लोग क्यों उस पर भरोसा क्यों करेंगे, जब जो 2023 की सीजीएल में जब वो सीआईडी, उसकी सीआईडी टीम ने जांच भी किया था, 2 सीआईडी टीम गठित किया गया था, एसआईटी टीम भी गठित किया गया था, और उसने बोला था कि जैसे सीजीएल में कोई धांधलियाँ नहीं हुई, कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुई, कोई पेपर बेचा नहीं गया है। जब उस समय पेपर बेचा नहीं गया था, तभी जो इतने सारे जो न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है, यहाँ पे इतना बच्चों को रटाया गया था, इन बच्चों ने इतना पैसा दिया, इतना पैसों की, इतना करोड़ों की लेन देन हुई है, तो वो कहाँ से निकल के आई? तो हम लोग जो सीआईडी, हम बस उससे यही पूछे कि 2023 का जो जैसे सीजीएल था उसमें भी तो मैम सीआईडी की जांच हुई थी, उसमें भी तो 2 सीआईडी टीम बैठाई गई थी, उसका रिजल्ट का क्या हुआ था? उस समय क्या जवाब दिया था आपने? तो उस समय क्लीन चिट दे दिए थे। तो अभी जो आपकी सीआईडी टीम जांच कर रही है उस पर हम लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं? आपको सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं जो बता रही हैं? नहीं, हमको उसकी सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है। किस चीज पर भरोसा है आपको? हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक बार सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। ये जो सीआईडी तो सरकार की ही है, तो कैसे, जैसे हम अगर मेरा घर में कोई कुछ अनहोनी काम हुआ है और हमको अपना घर का जांच करने का बारी आया, तो क्या हम अपने घर का जांच निष्पक्ष तरीका से कर पाएंगे? नहीं ना। देखिए, बड़ा सवाल है। और सविता जी लगातार अनशन पर है। बता दें कि आंदोलन बोलना सिखा देता है, आंदोलन मुखरता देता है। सविता जी, आप पहले ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है आपके घर में? माँ पापा? जी, मेरी मम्मी तो नहीं है, पापा है, और हम लोग 5 बहन है, तो 4 बहन का शादी हो गया और एक छोटा भाई है, उसका भी शादी हो गया है। अच्छा, ये बताइए, कल सविता जी वही हैं जिनकी कल एक तस्वीर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, हमने दिखाई थी। बिल्कुल, सविता के भाभी इस आकर एक तरीके से ये छात्रों का त्याग है, ये परिश्रम है, और वो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं कि उनकी मांगों के साथ झारखंड का भविष्य जुड़ा है, और इसीलिए सीबीआई जांच हो ताकि लोगों के अंदर भरोसा कायम रह सके। हमारे साथ गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, चूंकि छात्र की मांग बहुत साफ है, क्लियर है, वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि 10 मांगों में 4 मांगे मान ली जाए, 6 छोड़ दी जाए, या 9 मांगे मान ली जाए, 1 छोड़ दी जाए, तब भी सवाल बाकी रह जाता है। हम आंदोलन पर हैं ताकि हमें भरोसा हो, और उस भरोसे के लिए जरूरी है कि 10 की 10 मांगे मानी जाए। सीबीआई की जांच जरूरी है। पहले अभी वाला आ जाएगा। बिल्कुल, सीबीआई जांच को लेकर ही तमाम छात्रों का ये आंदोलन जो है वो लगातार तेज पकड़ता जा रहा है, और 20 तारीख को इन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेराव का भी ऐलान किया है। लेकिन सवाल और मसला ये होता है कि सरकार ने जब घोषणा कल कर दिया कि हम सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर देंगे, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द कर देंगे, तो आखिर सरकार पर इन छात्रों का भरोसा क्यों नहीं है? आखिर छात्र का भरोसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार क्यों नहीं जीत पा रही है? ये भी एक सवाल होता है। आखिर क्यों नहीं भरोसा है सरकार पर? ये देखिए, सरकार, हम चाहते हैं, सरकार को कहना भी चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करते हैं, चुनाव या फिर अपनी कुर्सी के लिए तो आप कीजिए,
छात्र के साथ पॉलिटिक्स नहीं कीजिए। आप सीजीएल रद्द किए, जितने टीडीपीएल जितने भी परीक्षाएं रद्द किए हैं, छात्र अभी खुशी मना रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे यदि कुछ और वजह है आपका, तो सोचिए कि इससे बड़ा आंदोलन होगा और बहुत बड़ी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और चूंकि बात है, देखिए एक्चुअली पैंच यहाँ फंसते जा रहा है। अभी रद्द किया है, सीबीआई जांच किया नहीं है, वही सीआईडी जो है कल पूर्व में जो है उसको क्लीन चिट दिया है सीजीएल को, और फिर वही सरकार रद्द करती है। तो कहीं ना कहीं सीआईडी फंसती है, फिर सरकार फंसती है। हाँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि जिसको ज्वाइनिंग कराया गया है, यदि किसी के पास उसमें पाया जाता है, संदेह पाया जाता है, तो सरकार उसको रद्द कर सकती है। तो सरकार ने सारी पहलुओं को जांच करके निर्णय लिया है। लेकिन यदि इसके पीछे कोई रीजन होगा, सरकार छात्रों के साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा होगा, तो बहुत बड़ी नुकसान छात्रों को, सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। 20 तारीख को आप लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास घेराव करेंगे। अब तो सीजीएल रद्द हो गया, अब कहा जा रहा था कि सबसे अधिक सीजीएल के ही विद्यार्थी इसमें हैं। तो क्या अब वो विद्यार्थी इस आंदोलन को खत्म करके अपने घर वापस लौटकर पढ़ाई करेंगे या फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जाएंगे? देखिए, एक बात आपको बताते हैं, अभी जिस तरह से किया गया है, ये सिर्फ एक कंडक्टर को पकड़ा गया है। बस में जो मतलब जब होता है ना कि टिकट काटा जाता है तो एक कंडक्टर होता है, तो अभय तिवारी लोग एक कंडक्टर था, बस मालिक कोई और है। वहाँ तक जब तक बस मालिक तक नहीं पहुँचता है तब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही है टीडीपीएल जैसा फिर कंपनी आएगा। बिल्कुल गौरव, छात्र ये कह रहे हैं कि भाई छोटी मछलियां इस वक्त जांच के दायरे में हैं या उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़े लोगों तक इसकी आंच नहीं पहुंची है। और वो जब तक दायरे में कानूनी कार्रवाई के नहीं आएंगे तब तक ये निष्पक्ष परीक्षा कैसे होगी, या बार बार हमें आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ेगा। इसीलिए एक संपूर्ण समाधान चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव झा, आपका भी, और संजय सिन्हा आपका भी। और देखिए रांची से बड़ी खबर, जहां जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से आज पूछताछ होगी। सीआईटी मुख्यालय में सुधीर गुप्ता को तलब किया गया है। जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी मामले को लेकर के पूछताछ होनी है। जेएसएससी कार्यालय में सोमवार को सीआईडी ने रेड की थी। रेड के बाद साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर रांची से, जहां जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से आज पूछताछ होनी है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, और सुधीर से पूछताछ होनी है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, बात करें तो सुधीर जो गुप्ता है उनसे पूछताछ आज की जाएगी। इसे लेकर जो सीआईडी के द्वारा उन्हें सम्मन दिया गया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि जो कल ही अगर सोमवार को जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम के द्वारा दबिश दी गई थी, तो वहीं इसके साथ ही कई अहम दस्तावेजों को भी वहां से खंगाल कर उसे जब्त किया गया था। पूरे मामले में जेएसएससी सचिव जो हैं उनसे उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे, और जिस तरह से जो साठगांठ हो या फिर कंप्यूटर जो सेंटर्स होते हैं जहां पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वहां से भी मिली भगत की बातें जो हैं वो सामने आई थी, जिसे लेकर ही जेएसएससी सचिव से पूछताछ होनी है। अब देखना होगा, दिन के 10 बजे का वक्त जो है दिया गया है कि 10 बजे के करीब वो कार्यालय पहुंचेंगे और फिर जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू होगा। छात्रों के द्वारा भी जेएसएससी सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अगर कहा जाए तो पूरे मामले को लेकर अब जो सीआईडी है वो रेस है, और पूछताछ का सिलसिला जब शुरू होता है सुधीर गुप्ता से तो कई अहम राज जो हैं वो खुल सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और धनबाद कोयलांचल से बड़ी खबर, जहां प्रिंस खान के गुर्गे का एनकाउंटर किया गया है। 2 अपराधियों को पुलिस ने गोली मारी है। 2 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक के फरार होने की खबर आ रही है। गोपी खान के भी गुर्गे के साथ मुठभेड़, और प्रिंस खान का भाई है गोपी खान, रंगदारी देने के मामले को लेकर लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे, उसके बाद यहां पर यह कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि ये सभी के सभी इसी वसूली के लिए यहां पर पहुंचे थे, रंगदारी लेने के लिए, जिस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। 3 अपराधी इस कार्रवाई में घायल हो गए। SNMMCH में इन्हें भर्ती करवाया गया है। बरवा अड्डा के निरंकारी चौक पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को देखकर ये अपराधी यहां भागने की कोशिश भी कर रहे थे और फायरिंग शुरू कर दी गई, जिस दौरान जवाबी कार्रवाई की गई। पुटकी का शूटर नजीर अंसारी इसी जवाबी कार्रवाई में घायल होता है। वासीपुर का इरफान अंसारी भी इसी जवाबी कार्रवाई के दायरे में आया है।
लड़के थे, तीनों लड़के बाइक पर हथियार के साथ लेवी वसूलने के लिए यहाँ आए थे। किसी से उनकी डील चल रही थी, उसमें पहले से सूचना मिला तो यहाँ बरबड्डा थाने की टीम, गश्ती टीम थी, वो रेकी कर रहा था। तो उसी क्रम में दोनों आमने सामने जब हुए तो सामने से फायरिंग की गई जो गाड़ी पर लगी हुई है, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया, जिसमें से 2 लोग को गोली लगी है और 1 भागने में सफल हुए हैं। अभी जो 2 लोगों को गोली लगी है उनसे पूछताछ करने पे एक का नाम इरफान आलम और दूसरे का नाम नन्हे अंसारी है। नन्हे अंसारी पुटकी का रहने वाला है, इरफान आलम वासेपुर का रहने वाला है। तीसरा जो भागा है अभी उसका नाम पता नहीं चल पाया है, उस पर भी एक टीम लगी हुई है। और अभी तक इतनी ही जानकारी है। ये लोग लेवी वसूलने आए थे, बाइक से थे 3 लोग। और संवाददाता संजय गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या पुलिस को इसकी इनपुट्स पहले से हासिल हुई थी जिसके बाद ये दबिश दी गई? धनबाद पुलिस अगर कहा जाए तो प्रिंस खान के गुर्बे को लेकर लगातार जो दबिश बनाए हुए और उससे कहीं भी अगर कोई इनपुट मिलती उसे लेकर अलग तरीके से SIT की टीम का गठन किया गया। और यही कारण है कि जब कल रात को लेवी लेने के लिए एक बाइक से 3 अपराधी निरंकारी चौक के पास पहुंचे तो पुलिस की जो टीम है और दल दोनों वहाँ एक साथ धावा बोलते हैं, लेकिन धावा बोलने के साथ ही जब तीनों अपराधी जो है तो पुलिस को देखते ही फायरिंग करते थे, और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करती है और उसके बाद में 2 अपराधी को पैर में गोली लगती है और 1 अपराधी जो है तो भाग निकलता है। अब पुलिस जो है तो भागे हुए अपराधी की तलाश में जुटी है, साथ ही साथ जो नजीर और इरफान को गोली लगी है उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है और उसका इलाज में जो है करवा रही है। पुलिस को एकदम परफेक्ट इनपुट मिली पर कारण चौक के पास घेराबंदी करते हुए इन 2 अपराधियों को जो है तो लगातार वहाँ पर जो है फायरिंग करके पकड़ा गया। और इस दौरान में SSP ने साफ कहा कि जिस दौरान में फायरिंग हो रही थी, मुठभेड़ हो रही थी, उस समय गोपी खान से इन लोग जो तो बात कर रहे थे और यही कारण है कि SSP ने कहा कि गोपी खान जो कि प्रिंस खान भगोड़े का अपराधी है उससे टच में ये दोनों। बिल्कुल, और अब देखना होगा संजय कि जो तीसरा अपराधी जो फरार बताया जा रहा है उससे पुलिस कब तक गिरफ्त में ले पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर, जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोलू यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। परिवार ने बड़ा आरोप लगाया है। गोलू यादव को 4 गोली मारने की बात कही गई है। शराब पार्टी के दौरान हत्या का आरोप है। दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा है। फुलवारी शरीफ के करोड़ी चक में हत्या हुई। सिटी एसपी FSL की टीम ने जांच की है। सिटी एसपी संकेत कुमार ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। अमरजीत हमारे साथ फोन पर। अमरजीत, इस गोलीकांड के बाद क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई बढ़ी आगे? फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स में भेजा गया है और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। साथ ही इस मामले में FSL ने भी जांच किया है और साक्ष्य जुटा रही है। इस मामले में 4 गोलियां गोलू कुमार को मारी गई हैं। नजदीक से गोलियां मारी गई हैं। गर्दन पे, सीने पे, शरीर के 4 जगहों पर जो है गोलियां लगी है। इसके निशान दिखाई देते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल जिस तरह से बताए जा रहे हैं कि ये करोड़ी चक का गोलू यादव है जिसको गोली मारी गई है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और उसी जमीनी विवाद को लेकर के दोस्तों से कहा सुनी हुई और उसी दौरान जो है गोली मारने की बात परिजनों ने बताई है कि साथ में सभी लोग बैठे हुए थे। उसी दौरान जो है गोली मारी गई और उसमें 4 गोलियां लगी है। लगभग ये घटना 9 बजे की थी। परिजनों को लगभग 11 बजे रात को पता चला। पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजी है और आगे की कार्रवाई में जुटी है कि आखिर कौन कौन था जो एक साथ जो है पार्टी कर रहे थे। फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी शुक्रिया अमरजीत अपडेट के लिए। और अगली बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां बेकाबू बस हादसे का शिकार हो गई और इसी हादसे में 10 कांवरिया घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल सदर अस्पताल में इस वक्त इलाजरत हैं। देवघर से पटना लौट रहे थे कांवरिया जिस दौरान हादसा हुआ। हादसे के बाद से ड्राइवर फरार बताया जाता है। डीएम और एसपी ने अस्पताल जाकर सभी कांवरियों का हालचाल जाना। घायलों के हालत सामान्य हालांकि बताई जा रही है। तेतरहाट थाना क्षेत्र की ये घटना है। घटना है तेतरहाट थाना की। तो बस नीचे में गिरी हुई थी और पैसेंजर्स मोस्टली सेफ है
और ज़्यादातर को वहीं पर एक हॉस्टल में रुकवा दिया गया है। जो 10 लोगों को हल्की फल्की चोटें आई हैं, कुछ कट्स वगैरह है, किसी के फोरहेड पर, किसी के बाह पर, किसी के कमर में। देखिए, घटना पे तुरंत ही थाना भी पहुंचा और डीएम साहब, पूरी प्रशासनिक और मैं स्वयं पुलिस की टीम सब वहां पहुंची है। जितने लोग घायल थे 10 लोग, उनको तुरंत ही एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया है, इलाजरत हैं। किसी को कोई गंभीर चोट की अभी तक सूचना नहीं है। सब लोग को दवाई और जो ट्रीटमेंट है वो दे दिया गया। हम लोग भी आकर अभी सबसे मिल लिए हैं। आए ना ब्रेकर पे तो बस से ढुला दिया, खाला में चाट में पूरा खुला दिया ड्राइवर। कहाँ से आ रही थी आप? हम लोग बासुकीनाथ से आ रहे थे। जा रही थी या वहाँ से लौट रही थी? बासुकीनाथ से लौट रहे थे, पटना के लिए निकल रहे थे अपने घर के लिए। पटना के लिए निकल रही थी? हाँ। कब यहाँ पहुँची और क्या हुआ था? बस कैसे पलटा है? ड्राइवर चाय पी लिया, उसके बाद बढ़ाया गाड़ी और सीधा खाला में कूदा दिया। नशा में चल रहा है। कितना मना कर लिया, अगर बोल देता कि हम बस नहीं चला पाएंगे, नाइट में सोएंगे, हम लोग रुक जाते, बोला कि हम ले चलते, अच्छा से ले चलेंगे। और संवाददाता राकेश हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही है? क्योंकि जो कांवरिया है वो तो कह रहे हैं कि जो ड्राइवर था वो नशे में था। जी बिल्कुल, देखिए ये लोग पटना के नौवतपुर के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि देवघर से वापस पटना लौट रहे थे। इसी दौरान जो है तेतरहट थाना क्षेत्र के नाबाडी गांव के समीप एक ब्रेकर आया और बस चालक जो है उस ब्रेकर से ठोकर मार के सीधे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें 10 कांवरिया जो है गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसकी सूचना जैसे ही तेतरहट थाना पुलिस को मिली, मौके पे तेतरहट थाना की पुलिस, एसडीएम, एसडीपीओ वहां पे पहुंचे और सभी लोगों को, जो जितने लोग घायल थे उनको जो है एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन मौके से ही चालक फरार हो गए और जैसा कि जो जख्मी थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा, इन लोगों ने मना भी कर रखा था कि अगर रात है, नींद आ रही है तो सुबह निकलेंगे, लेकिन चालक जैसा कि जख्मी बता रहे हैं कि नशे में था और जो है वो नियंत्रित काफी रफ्तार से बस को लेके जा रहा था। लोग मना भी कर रहे थे लेकिन नहीं माना और जैसे ही घटना घटी, हालांकि बड़ा हादसा टला है, 10 लोगों को मामूली चोटें आई है, कई लोगों को सिर में भी चोट है और मौके से चालक जो है फरार हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इधर बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अरविंद कुमार चौधरी को विपाड पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एचआर श्रीनिवास ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस बने हैं। विनय कुमार वित्त विभाग के प्रधान सचिव बने हैं। राजेश कुमार पटना के आयुक्त बने हैं। नवदीप शुक्ला बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक बनाए गए हैं, तो राजीव रोशन शिक्षा विभाग के सचिव बनाए गए हैं। विनोद सिंह गुंजियाल समाज कल्याण विभाग के सचिव बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव संजय सिंह को उत्पाद मद्य निषेध और निबंधन के सचिव का जिम्मा मिला है। मयंक बड़बड़े निगरानी विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं, तो कई जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं। ऋषि पांडे बेगूसराय के डीएम बने हैं। विजय कुमार मीणा सिवान के डीएम बने हैं, तो कुमार अनुराग कैमूर के डीएम बने हैं। सीतामढ़ी के डीएम तनय सुल्तानिया बने हैं। मनीष कुमार मीणा आरा के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़ें। बिहार में बंद चीनी मिलों को एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी बिहार सरकार की तरफ से कर दी गई है। 14 बंद चीनी मिलें एक बार फिर से खुलने की उम्मीद जो है वो आगे बढ़ती हुई। बंद चीनी मिलों को खोलने के लिए सूची जारी कर दी गई है। नई चीनी मिलों में 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। खबर आरा से है, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिलौटी गांव का दौरा किया। उन्होंने एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। परिजनों ने सांसद के सामने गांव के 14 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग रखी। मनोज तिवारी ने भरोसा दिलाया कि परिवार की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। वहीं भरत भूषण तिवारी की बहन ने सांसद की कलाई पर राखी बांधी। भाई बहन के इस भावुक रिश्ते को लोगों ने न्याय की उम्मीद से भी जोड़ा। वहीं जवनिया गांव के विस्थापित परिवारों ने भी सांसद से मुलाकात कर टाउनशिप की कमी की समस्या बताई। सांसद ने जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
जो इस परिवार पे और इस गांव पे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम परिवार के साथ खड़े होके उनकी बातों को समझ के उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला के और परिवार ने जो जो बात कही सारे विषयों को हम एक एक करके सुन भी रहे हैं और उसमें जो परिवार चाहता है, जो गांव चाहता है, जो समाज चाहता है, हर उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको ये जानकारी होगी ही कि जो स्थानीय अधिकारी प्रथम दृष्टया इसमें लगता है कि उनका इसमें दोष है, उन लोगों पर एफआईआर भी हुई, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया और गिरफ्तारी भी हुई। और न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।